Hello, guys. Welcome to the lecture 10 of capacitors by Vedam and the classes in collaboration with Outnet. Guys, my name is Jitin Gupta. And guys, लेक्चर 9 तक हम जितनी भी कैपेसिटर के अंदर जो भी कंसेप्ट्स थे वो सारे कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. उनके रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम्स लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, ट्यूटोरियल्स में भी कर चुके हैं. बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो शायद हम कवर नहीं कर पाए हैं. ऑल्दो उनके कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, बट समटाइम्स एक अलग से उस प्रॉब्लम को करने की जरूरत होती है टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, ताकि अगर एग्जाम के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाए तो वी आर एबल टू सॉल्व दैट विदाउट एनी नर्वसनेस. हम बेझिझक उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर. तो गाइस जल्दी से वो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जिनको देख के बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है. वो सारी चीजें जल्दी से हम इस लेक्चर के अंदर कवर करके लेट्स गिव दिस चैप्टर अ फिनिश. सो गाइस जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मुझे एक कैपेसिटर दे रखा है. कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट पे टोटल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम दे रखा है. कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट पे अ टोटल ऑफ चार्ज 20 माइक्रोकूलम दे रखा है. एंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैराड. एंड गाइस हमें दे रखा है कि यहाँ पे एक बैटरी भी है सर्किट के अंदर, 30 वोल्ट की बैटरी है. और यहाँ पे एक स्विच एस जो इनिशियली ओपन है, अभी स्विच एस क्लोज नहीं है. तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे अभी भी 10 और 20 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा. नाउ गाइस ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी कि अगर मैं ये कैपेसिटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ गाइस, एंड इसके ऊपर अगर मैं टोटल चार्ज देखता हूँ तो टोटल चार्ज कितना है गाइस. यहाँ पे द टोटल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज ऑफ 30 माइक्रोकूलम. यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, तो जो चार्ज हो गया टोटल दैट इज 30. एंड गाइस हमने ये चीज देखी थी कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो बाहर वाली सरफेसेस पे जो चार्ज आता है गाइस, जो यहाँ पे 4 सरफेसेस हैं, 2 अंदर वाली सरफेसेस, 2 बाहर वाली सरफेसेस. तो जो बाहर वाली सरफेसेस पे चार्ज आता है दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना है, 10 प्लस 20 विच इज 30. 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15. तो बाहर वाली दोनों सरफेसेस पे 15 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 15 माइक्रोकूलम. एंड गाइस जब ऐसा चार्ज आ रहा है यहाँ पे 15 और 15 का, और हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है, तो इस लेफ्ट वाली प्लेट पे टोटल चार्ज जो था वो 10 माइक्रोकूलम का और 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था. तो गाइस जो अंदर वाली प्लेट है, अंदर वाली सरफेस है लेफ्ट की, उसके ऊपर फिर चार्ज कितना आएगा, -5 माइक्रोकूलम. तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -5 माइक्रोकूलम का. एंड गाइस इसकी जो यहाँ पे राइट वाली प्लेट की जो अंदर वाली सरफेस है उस पे कितना चार्ज आएगा, इफ आई वांट टू लुक एट दैट. तो गाइस जो बाहर वाली जो अंदर वाली सरफेस है राइट वाली प्लेट की, राइट वाली प्लेट पे टोटल चार्ज है 20 का. बाहर वाली सरफेस पे 15 माइक्रोकूलम का चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा हुआ चार्ज अंदर वाली सरफेस पे आएगा एंड दैट विल बी 5. एंड हमें ये भी पता है कि ये तो जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं किसी भी कंडक्टिंग प्लेट सेटअप के, उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है. तो गाइस वो यहाँ पे आ रहा है, एक पे -5 और एक पे +5. नाउ गाइस ये जो बाहर वाला चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि चलो मैंने इसको कुछ कुछ एक चार्ज दे के देखते हैं कि कुछ एक रैंडम एग्जांपल करते हैं गाइस, कि इसके ऊपर 10 और इसके ऊपर 20 का चार्ज था प्लेट्स के ऊपर, और फिर मैंने यहां से कुछ 10 माइक्रोकूलम का चार्ज और सेंड कर दिया और यहां से कुछ 10 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लिया. तो जैसे ही मैं ये करूंगा गाइस, इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना था, इफ यू थिंक अबाउट दिस. अगर मैंने 10 माइक्रोकूलम दे दिया और 10 माइक्रोकूलम निकाल लिया, तो गाइस जो टोटल चार्ज रहेगा वो तो फिर से सेम ही रहेगा ना, क्योंकि मैंने 10 दिया और 10 ले लिया, तो टोटल चार्ज ये रहेगा. कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा और इसके ऊपर 10 हो जाएगा, बट जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेगा. और बाहर वाली सरफेसेस पे अभी भी 15 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 15 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा गाइस. और फिर अंदर वाली सरफेसेस पे बस चार्ज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम. तो गाइस ये पूरा एग्जांपल इलस्ट्रेट करने का मेरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि गाइस ये जो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर अनइक्वल चार्जेस दे रखे हैं, एक पे 10 एक पे 20, हमें हमेशा जब भी हमने कैपेसिटर देखा है तो हमने देखा है कि इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज रहते हैं. यहाँ पे एक तो सेम साइन वाले चार्ज हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. क्या फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क ये नहीं पड़ रहा है कि गाइस जो बाहर वाली सरफेसेस हैं उन पे तो इनिशियली भी 15 माइक्रोकूलम था, 15 माइक्रोकूलम था, और यहाँ पे जब मैंने कुछ चार्ज ले और दे दिया है यहाँ पे,
तब भी बाहर वाली सर्फेसेस पे 15 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे बाहर वाली सर्फेसेस पे आउटर सरफेस चार्ज नॉट इज नॉट चेंजिंग, एंड गाइस उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है मुझे कि बाहर वाली सर्फेसेस पे जो चार्ज है उससे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बस बाहर पड़ा हुआ है। वो मेरे कैपेसिटर के अंदर क्या चल रहा है उसमें कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि जब भी मेरे पास इस टाइप का सेटअप आएगा यहाँ पे, तो गाइस मैं बस इसको इक्विवेलेंट मान लूंगा किस चीज के, कि बाहर वाले चार्जेस को भूल जाओ, खत्म करो कहानी, बाहर वाले चार्जेस पे फोकस क्यों करना। और ये मेरा एक कैपेसिटर बन जाएगा जिसके ऊपर चार्ज है माइनस लेफ्ट वाली प्लेट पे, प्लस राइट वाली प्लेट पे 5 माइक्रो। जैसे हमारे ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स की हम बात करते थे कि ऑपोजिट फेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, लेफ्ट वाले पे -5 और राइट वाले +5। और ये वाले कैपेसिटर्स के लिए हमें सारी एग्जामिनेशन करनी आती है, इनकी सारी लाइफ हम बता सकते हैं। तो गाइस मैं इन जनरल यहाँ पे इस चीज को स्टेट कर देता हूं कि जनरल केस, जनरल केस में क्या है गाइस कि मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल की फॉर्म में चार्जेस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये Q1 और यहाँ पे ये Q2 अनइक्वल चार्जेस। तो इसको मैं यहाँ पे जब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी आ जाएगी। गाइस टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2, तो बाहर वाली सर्फेसेस पे जो चार्ज आ जाएगा दैट विल बी प्लस Q1 प्लस Q2/2। यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2/2। एंड जो गाइस अंदर वाली सर्फेसेस पे चार्ज आएगा, इस वाली सर्फेस पे आएगा Q1 माइनस Q2/2। आप ऐड करके देख सकते हो टोटल ऑफ Q1 हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाली सरफेस पे जो राइट वाली प्लेट की अंदर वाली सरफेस है उस पे आ जाएगा Q2 माइनस Q1/2। तो मैं बोल रहा हूँ कि बाहर वाले जो ग्रीन से मैंने कलर से जो चार्जेस को रिप्रेजेंट करा है वो मेरे कैपेसिटर के अंदर कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर आएगा इसको मैं ऐसे हमेशा ट्रीट कर लिया करूंगा कि ये वाला कैपेसिटर जिसकी एक प्लेट पे Q1 दूसरी प्लेट पे Q2 चार्ज था, उसको मैं हमेशा ही ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, Q1 माइनस Q2/2 चार्ज, एज सिंपल। तो एक इस तरह के कैपेसिटर की तरह इसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो गाइस कमिंग बैक टू जो क्वेश्चन हमें दे रखा था यहाँ पे, सो इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये जो चीज है मेरे पास, ये चीज इक्विवेलेंट आ गई है मेरे पास कि ये वाला जो 10 और 20 का जो कैपेसिटर था इसको मैं एक इक्विवेलेंट की तरह मान लूंगा, जिसकी प्लेट्स पे 10 20 की जगह प्लस की जगह यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेट है, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द कैपेसिटर। अब गाइस फाइनल स्टेट की बात करते हैं। तो जब मैं फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूं तो अब मैंने इसको बंद कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्विच है इसको मैंने क्लोज कर दिया। आई हैव क्लोज दिस स्विच एंड फाइनल स्टेट अगर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, फाइनल स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टेडी स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा गाइस, इसके ऊपर मान लेते हैं कि कुछ प्लस माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ दैट इज कैपेसिटेंस टाइम्स द ईएमएफ। यहाँ पे कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड की, एंड जो पोटेंशियल है या ईएमएफ है गाइस वो 30 वोल्ट्स का है। तो जो मेरे पास यहाँ पे चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर वो आ जाएगा 30 माइक्रो। तो यहाँ पे जो मेरा कैपेसिटर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कि यहाँ पे गाइस जो चार्जेस आ गए हैं दैट इज +-30। ना गाइस ऊपर वाली स्टेट जो थी मेरी, मैं अगर देखता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट वाली प्लेट है यहाँ पे, लेफ्ट वाली प्लेट पे -5 माइक्रोकूलम का चार्ज था, और फाइनली लेफ्ट वाली प्लेट पे +30
माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो गाइस ये तो तभी पॉसिबल है ना अगर मैं यहाँ पे ये इनिशियल और फाइनल पिक्चर साथ में रख देता हूँ। ये हमारी इनिशियल पिक्चर है गाइस, ये हमारी फाइनल पिक्चर है यहाँ पे। एंड गाइस यहां से पहली वाली स्टेट से दूसरी वाली स्टेट में जाने के लिए चार्ज कैसे आया होगा? यहाँ पे -5 था और +30 हो रहा है, तो मैंने इसको कितने अमाउंट ऑफ चार्ज दिया होगा गाइस? आई वुड हैव गिवन इट 35 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 35 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, तो ये मूवमेंट ऑफ चार्ज आई होगी 35। जस्ट लेट मी शो दिस। यहाँ से 35 माइक्रोकूलम लेफ्ट वाली प्लेट से चला होगा, लेफ्ट वाली प्लेट से चल के अक्रॉस द बैटरी मूव करके ये डिपॉजिट करा होगा लेफ्ट वाली प्लेट पे। तो ये देख के मैं सीधा ही बोल सकता हूं कि द चार्ज दैट हैज मूव्ड अक्रॉस द बैटरी, जो चार्ज बैटरी के अक्रॉस मूव करा है वो कितना है गाइस? 35 माइक्रोकूलम। So that is math. This is the charge that has moved across the battery. ये वो चार्ज है जो बैटरी के अक्रॉस मूव कर रहा है। सो गाइस सिंपल सा एनालिसिस था, बस हमें एक चीज देखनी थी कि ये ये वाला जो पार्ट यहाँ पे मेन था कि जब चार्जेस अलग अलग होते हैं, Q1 और Q2 चार्ज होते हैं, तो उसको मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, उस वाले सिनेरियो को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे एग्जाम के अंदर, कि हमें एक सेटअप दे रखा है जिसके अंदर पहले ऊपर वाली ब्रांच के अंदर 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है, नीचे वाले में 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड का वो है। यहाँ पे एक ब्रिज वायर लगी है कनेक्टिंग, बट अभी इनिशियली स्विच ओपन है और बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है 30 वोल्ट। तो गाइस जब ये स्विच ओपन है तो ये वाली जो वायर है इनके बीच में, ये तो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। तो इनिशियली बिफोर क्लोजिंग स्विच, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं बिफोर क्लोजिंग द स्विच, स्विच बंद करने से पहले की अगर मैं पिक्चर देखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है? ऊपर वाली ब्रांच में दो कैपेसिटर हैं, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड की, नीचे वाली ब्रांच में 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं। एंड गाइज हमें तो पता है कि सीरीज के अंदर जब मैं निकालूंगा तो ये जो कैपेसिटेंस बन जाएगी यहाँ पे ऊपर और नीचे की, वो हो जाएगी 2 × 1 डिवाइड बाई 2 + 1, ये हो जाएगी 2/3 माइक्रोफैरड, और नीचे वाले की भी 2/3 माइक्रोफैरड। एंड गाइज फिर अगर मैं इसको और ज्यादा वो करता हूँ, कंबाइन करता हूँ यहाँ पे, लेट्स ब्रिंग दिस, तो 2/3 और 2/3 का जो सम आ जाएगा यहाँ पे गाइस, अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर की तरह इसको इमेजिन करूंगा, तो एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड आ जाएगी, 4/3 माइक्रोफैरड आ जाएगी, 2/3 + 2/3 कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है पैरेलल के अंदर। और फिर मैंने इसके अक्रॉस बैटरी लगा रखी है गाइस, इसके अक्रॉस मैंने बैटरी लगाई है यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे मैंने एक 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी है गाइस। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा इस कैपेसिटर के ऊपर Q, Q के लिए मैं सीधे लिख सकता हूँ दैट इज C टाइम्स द EMF व्हिच इज 4/3 माइक्रोफैरड टाइम्स द पोटेंशियल व्हिच इज 3 वोल्ट्स, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम्स। तो जो बैटरी ने सप्लाई करा है चार्ज, जो मूव करा है इस सर्किट के अंदर चार्ज, वो है 4 माइक्रोकूलम का गाइस। और उसकी डिवीजन कैसे होगी? अगर मैं यहाँ पे वापस आके अपने ओरिजिनल सर्किट के अंदर यहाँ पे चार्ज डिवीजन इमेजिन करने लगूंगा गाइस, तो चार्ज की डिवीजन विल बी वेरी सिंपल, क्योंकि ऊपर वाले ब्रांच की भी कैपेसिटेंस सेम है, नीचे वाली ब्रांच की भी कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 माइक्रोकूलम ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और नीचे वाली ब्रांच में भी कितना जाएगा गाइस? 2 माइक्रो। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइस यहाँ पे जो चार्जेस आ जाएंगे कैपेसिटर्स के ऊपर,
वो भी हम शो कर देते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए अगले स्टेप के लिए। थोड़ा सा मैंने कैपेसिटर्स को बड़ा शो कर दिया है ताकि कोई हौच पौच ना हो डायग्राम्स के अंदर। एंड गाइज यहाँ पे अगर अब मैं देखना चाहूंगा तो जो चार्ज आ जाएंगे ऊपर वाले के अक्रॉस 2 मूव करा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम, और ये मेरे पास प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया है। सो दिस इज द इनिशियल पिक्चर, ये मेरी इनिशियल स्टेट है जब मैंने स्विच को बंद नहीं करा था। तो ये सारे चार्जेस कैपेसिटर की प्लेट्स पे आ रखे थे। अब गाइज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, जब मैंने ये लिख लिया है कि हाँ यार स्विच बंद करने से पहले जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी कैपेसिटर की प्लेट्स पे वो ये थी, तो जब मैं स्विच बंद करूंगा तो क्या चेंज आएगा, देखते हैं क्या चेंज आएगा यहाँ पे गाइज। सो लेट्स ब्रिंग दिस सर्किट। अब गाइज मैंने क्या करा, यहाँ पे जो स्विच एस था इसको मैंने क्लोज कर दिया, और क्लोज कर दिया तो अब यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर बन गई है। और अब यहाँ पे देखने की क्या जरूरत है कि जैसे कनेक्टिंग वायर बन गई है गाइस, ये दो कैपेसिटर अब पैरेलल में है और ये दो कैपेसिटर अब पैरेलल में है। तो जो मेरा नेटवर्क बना है वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ जिससे हम थोड़ा सा इमेजिन कर पाएंगे कि मेरे पास ऐसा कुछ नेटवर्क बन गया है। 1 माइक्रोफैरेड एंड नीचे वाला 2 माइक्रोफैरेड आर इन parallel, and that is in combination with this. ऊपर 2 नीचे 1, तो ये मेरा नेटवर्क चेंज हो गया जैसे ही मैंने स्विच बंद करा। अब थोड़ा सा नेटवर्क चेंज हो गया है, और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं गाइस। 1 और 2 पहले वाले उसके अंदर लूप के अंदर 1 और 2 पैरेलल में है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये चीज बन जाएगी एक कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे भी एक चीज बन जाएगी ये 3 माइक्रोफैरेड। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके एक सिंगल कैपेसिटर बनाता हूं तो गाइस वो जाएगा 3/2 माइक्रो सीरीज के अंदर। 3 × 3 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा गाइस। और फिर मैंने इसके अक्रॉस बैटरी लगाई है, इस केस में मैंने इसके अक्रॉस अपनी बैटरी लगाई है 3 वोल्ट वाली। तो यहाँ पे जो चार्ज मूव करेगा गाइस इसके क्रॉस क्यू, वो मैं क्यू की वैल्यू यहां से लिख सकता हूँ। लेट मी जस्ट, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस देयर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो ये वाला नेटवर्क है इसके अंदर जो Q की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अगेन C टाइम्स E। और यहाँ पे C कितना है 3/2 माइक्रोफैरेड इनटू 3 वोल्ट्स गाइस, और ये वैल्यू आ जाएगी 9/2 या 4.5 माइक्रोकूलम। तो ये मेरा चार्ज जो बैटरी इस बार मूव करा रही है वो आया है, पिछली बार से चेंज हो गया। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी पड़ेगी गाइस। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मैं वापस अपने इस नेटवर्क पे आऊंगा जो मेरा ओरिजिनल नेटवर्क था। एंड मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो चार्ज आ रहा है गाइस, ये आ रहा है 4.5 माइक्रोकूलम, और ऊपर वाले कैपेसिटर पे कुछ प्लस माइनस Q1 चार्ज आ रहा है। लेट मी राइट इट डाउन, प्लस माइनस Q1, एंड नीचे वाले पे प्लस माइनस Q2 चार्ज आ रहा है। यहाँ पे मैं प्लस माइनस Q2 चार्ज आ रहा है। और यहाँ पे फिर क्योंकि ये उल्टा ही कर रखा है, 1 और 2 यहाँ पे है, 2 और 1 वहां पे है, तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे गाइस प्लस माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यूज निकालना चाह रहा हूँ गाइस। इफ यू रिमेंबर Q1 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, चार्ज डिवाइडर का फंडा जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर निकाला था गाइस। तो ऐसे चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाले कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज आएगा Q1 हो जाएगी उसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाय उसकी कैपेसिटेंस प्लस उसके पैरेलल वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस टाइम्स जो टोटल चार्ज आ रहा है विच इज 4.5 माइक्रोफैरेड, सॉरी माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे गाइस जो मेरे पास ये आ जाएगा 1/3 और 4.5 माइक्रोकूलम।
तो आ जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम। और फिर लॉजिकली गाइस टोटल चार्ज आ रहा था 4.5, ऊपर वाले कैपेसिटर में गया 1.5, तो नीचे वाले में कितना जाएगा बचा हुआ 3 माइक्रोकूलम। तो गाइस यहाँ पे अब मैं आके जब मैंने ये स्विच क्लोज कर दिया, अब मैं यहाँ पे ये शो कर सकता हूं कि दिस इज नाउ मेकिंग गोइंग टू मेक सेंस फॉर मी, कि फाइनली जब मैंने स्विच बंद कर दिया और स्टेडी स्टेट अचीव करने दी सर्किट को, तो ये चार्जेस आ गए इसके ऊपर प्लस माइनस 1.5 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर प्लस माइनस यहाँ पे गाइस प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम। और जो इनिशियली चार्जेस थे गाइस, इफ यू रिमेंबर दैट, तो वो थे 222 माइक्रोकूलम जब मैंने स्विच को यहाँ पे खुला रखा हुआ था। और वो चार्जेस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज था प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर भी था प्लस माइनस 2 माइक्रो। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ एक चीज देख सकता हूं, ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को आंसर मिल चुका है यहाँ पे, कि ये वाला जो कैपेसिटर की प्लेट थी, इफ यू लुक एट दिस प्लेट, इसके ऊपर -2 माइक्रोकूलम था, इस वाली प्लेट -2 माइक्रोकूलम चार्ज था, और फाइनली इसके ऊपर -1.5 है। तो गाइस -2 से -1.5 आने के लिए आपको इसको चार्ज देना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ चार्ज देना पड़ेगा, कितने अमाउंट का गाइस, 0.5 माइक्रोकूलम। एंड यहाँ पे गाइस इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, ये जो राइट वाला कैपेसिटर है, ये वाला, इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे पहले 2 माइक्रोकूलम का चार्ज था, फाइनली 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है गाइस। तो इसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक्स्ट्रा आया है, 1। एंड गाइस अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे यूज करता हूँ, इफ आई यूज दिस, कि यहाँ पे ये वाली ब्रांच थी, इस वाली ब्रांच के अंदर गया 0.5 माइक्रोकूलम, इस वाली ब्रांच के अंदर गया 1 माइक्रोकूलम, तो पक्के से बोल सकता हूँ ना कि यहाँ से कितना चार्ज आया होगा, इस वाली ब्रांच के थ्रू कितना चार्ज मूव करा होगा, 1.5। और यहीं पे तो अपना स्विच लगा हुआ है ना गाइस, यही तो चार्ज स्विच के थ्रू मूव करा है, यहाँ पे ही तो अपना स्विच लगा हुआ था, यही चार्ज स्विच के थ्रू मूव करा है। सो चार्ज दैट मूव्स थ्रू द स्विच, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चार्ज मूविंग थ्रू स्विच इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोकूलम्स। इतना चार्ज स्विच के थ्रू मूव करा है। जब मैंने स्विच को बंद करा, स्टेडी स्टेट अचीव करने को दी, चार्जेस चेंज हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के ड्यूरेशन में, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो उस स्विच के अक्रॉस जो चार्ज मूव करा वो है टोटल ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम्स। तो गाइज आई होप ये भी क्लियर है। दिस इज अगेन अ पॉपुलर क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम भी मैं चाहूंगा कि आप बढ़िया से कवर करके इसको देखें। तो मूविंग ऑन गाइज, ये एक प्रॉब्लम है जो हमने करी थी रेजिस्टर्स के अंदर, कि एक इनफाइनाइट लैडर हमें दे रखी है कैपेसिटर्स की, और हमें इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन दीज टू नोड्स, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। रेजिस्टर्स के केस में भी हम कर चुके हैं गाइस, बट वही सेम फंडा हम यहाँ पे भी लगाएंगे, कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये नोड पी और ये नोड क्यू, तो ये P और Q के बीच के जो आगे वाला नेटवर्क है, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है गाइस, तो इन्फिनिटी में से एक स्टेप हटा दूंगा तो वो फिर भी इन्फिनिटी ही रहने वाला। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट भी हटा लेता हूं, इसको अलग से शो कर देता हूं, बस पहला स्टेप हटा के, और मैं नेटवर्क को देख रहा हूं P और Q के बीच में, तो गाइस P और Q के बीच में भी जो नेटवर्क है, वो सेम ही तो नेटवर्क A और B के बीच में है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में आएगी, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बीच में आएगी, और उसको C बोल देते हैं। एंड जैसे ही मैंने ये करा गाइस, तब मेरी लाइफ इजी हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं, कि अब मैं ये जो P और Q से आगे वाला जो पूरा नेटवर्क है, उसको मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दूंगा C। और C क्या है, जो A और B के बीच की कैपेसिटेंस है। तो यहां पे हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये वाला जो नेटवर्क है गाइस मेरा, यहाँ पे
दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस नेटवर्क। एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, एंड ये जो P और Q के बीच में जो पूरी इनफाइनाइट लैडर थी उसको मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, C, where C is also the equivalent capacitance between A and B. And guys, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि equivalent capacitance between A and B, जिसको मैंने C लिख दिया है, that is equal to, यहाँ पे पहले इन दोनों को गाइज ऐड कर लेते तो ये हो जाएगा C+2 और C+2 और ये फिर 1 आ जाएगा गाइज। तो यहाँ पे C+2 के सीरीज में 1 है तो दैट विल बी C+2 into 1 divided by C+2 plus 1। एंड गाइस C की वैल्यू भी माइक्रोफैरेड में लेनी पड़ेगी अपने को, तो तभी जाके ये सारी इक्वेशंस होंगी, क्योंकि 2 और 1 माइक्रोफैरेड में, तो जो भी वैल्यू आएगी C की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसके एंड में हम माइक्रोफैरेड अटैच करते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो C+3 टाइम्स C इज इक्वल टू C+2। इसको गाइस सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा C² प्लस 3C इज इक्वल टू C+2। एंड यहाँ पे गाइस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो C² प्लस 2C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड गाइस इसको सॉल्व कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक को, और मैं यहाँ पे सीधे ही कैपेसिटेंस का रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो आ जाएगा -b विच इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² विच इज 4 माइनस 4ac, तो -4 इंटू -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 8, तो ये आ जाएगा गाइस। और कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा, नेगेटिव वाली टर्म को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 गाइस। इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, यहीं पे स्पेस बना लेते हैं थोड़ी गाइस। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके आंसर लिखूंगा तो आ जाएगा C अंडर रूट ऑफ 12 में गाइस मैं 4 को बाहर निकाल के वो बन जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा गाइस, दैट विल बी 2√3, 2√3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी √3 माइनस 1 बाय 2 माइक्रोफैरेड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी इस पूरे इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि गाइस ये वाली जो पूरी चीज थी इनफाइनाइट लैडर, उसमें से मैं एक स्टेप हटाता हूँ और मैं नेटवर्क देखता हूँ P और Q के बीच में, इसको हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा दिया और बाकी नेटवर्क को देखा तो वो भी A और B वाला सेम ही नेटवर्क है। तो जो A और B के बीच में कैपेसिटेंस है C, वही P और Q के बीच में कैपेसिटेंस होगी। तो मैंने क्या करा कि P और Q वाले नेटवर्क की पूरे नेटवर्क को एक सिंगल कैपेसिटर मान लिया ऑफ कैपेसिटेंस C, और फिर मैंने ये एक नेटवर्क बनाया और मैं बोला कि यार ये वाली जो पूरी कैपेसिटेंस सॉल्व करके आएगी वो भी C के बराबर ही आएगी, वो मैंने C के इक्वल कर दी और फिर इक्वेशन बन गई C के अंदर, C को सॉल्व करा एंड आई गॉट द फाइनल आंसर। सो गाइस मूविंग ऑन, now this is again a very popular question and a very confusing question। आधे से ज्यादा बच्चों को इसका कंसेप्ट आता होता है गाइस, कंसेप्ट आने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो गाइस ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर अगर Q और यहाँ पे -Q चार्ज है, और ये हमने क्लास के अंदर डिराइव करा था जब डाइलेक्ट्रिक्स की पहले लेक्चर था, सो यू कैन रीविजिट दैट लेक्चर आल्सो। तो यहाँ पे इसकी, यहाँ पे सरफेसेस पे Q इंड्यूस्ड चार्जेस आ रहे थे, सॉरी यहाँ पे गाइस Q इंड्यूस्ड और यहाँ पे -Q इंड्यूस्ड चार्ज आ रहा था, एंड Q इंड्यूस्ड की जो वैल्यू थी दैट वाज जो प्लेट के ऊपर चार्ज था Q इनटू 1 माइनस 1 बाय K, वेयर K वाज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। तो ये हमें याद रखना है। तो ये याद रखना है, तो ये प्रॉब्लम इजी है कि पहले मुझे कैपेसिटर दे रखा है जिसके ऊपर जो कैपेसिटेंस है दैट इज 1 माइक्रोफैरेड, एंड जो बैटरी हमने लगा रखी है दैट इज 10 वोल्ट की बैटरी। अब हमें दे रखा है कि इसी सर्किट के अंदर, इसी कैपेसिटर के अंदर हमने क्या करा, हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जो इसकी स्पेस को कंप्लीटली फिल कर रही है।
तो गाइज ये जो कैपेसिटर है, ये भी याद रखना है गाइज कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, और उसके अंदर अगर मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है विच कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज होके के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाती है। तो सिमिलरली जो हमारा नेटवर्क दे रखा है यहाँ पे, ये वाला जो कैपेसिटर दे रखा है, अगर इसकी पुरानी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड थी गाइस, तो इसकी जो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगी वो के टाइम्स 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगी, या के माइक्रोफैरेड। और जैसे ये के माइक्रोफैरेड हो जाएगी गाइस, देन यू हैव टू इमेजिन कि जो बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी यहाँ पे, जो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी इस कैपेसिटर को, वो 10 इंटू 1 माइक्रोफैरेड नहीं होगा, वो हो जाएगा जो नई कैपेसिटेंस है टाइम्स जो पोटेंशियल है। यहाँ पे नई कैपेसिटेंस कितनी है गाइस, के माइक्रोफैरेड इंटू 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा गाइस, दैट विल बी 10 इंटू के माइक्रोकूलम चार्ज, इतना चार्ज आ जाएगा गाइस। एंड फिर हम वापस आके जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था कि यार कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज पता है, तो हम जो इंड्यूस्ड चार्ज आया है स्लैब के ऊपर वो भी बता सकते हैं। तो वो बताने के लिए कमिंग बैक कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, यहां पे जो चार्ज है गाइस, दैट इज नॉट 10 माइक्रोकूलम, बट दैट इज 10 इंटू के माइक्रोकूलम यहाँ पे, एंड माइनस 10 इंटू के माइक्रोकूलम यहाँ पे, दिस इज द क्यूज। एंड यहां पे फिर जो स्लैब होगी उसके ऊपर जो क्यू इंड्यूस्ड आएगा, वो आएगा जो कैपेसिटर की प्लेट पे अभी चार्ज है। कैपेसिटर की प्लेट पे अभी चार्ज कितना है, क्यू एन, पुराना वाला चार्ज नहीं, क्यू एन नया चार्ज है विच इज 10 इंटू के माइक्रोकूलम इंटू 1 माइनस 1 बाय के। जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा गाइस, तो ये चीज बन जाएगी मेरे पास 10 इंटू के माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, के डिवाइडेड बाय के। और के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी गाइस, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो 2 था, तो यहाँ पे के की वैल्यू फाइनली पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, दैट विल बी 20 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज आएगा वो आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे मैं अब सारी चीजें लिख देता हूँ कि देखो इनिशियली when there was no slab, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज था, यहाँ पे प्लस 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे माइनस 10 माइक्रोकूलम। बट जब मैंने कैपेसिटर को, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो जो यहाँ पे चार्ज आ गया है इसके उस पे, वो चेंज हो गया और वो हो गया प्लस 20 माइक्रोकूलम और ये माइनस 20 माइक्रोकूलम। और उस जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से जो ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थी अपनी, उसके ऊपर जो चार्जेस आ गए, उसकी राइट वाली सरफेस पे, सॉरी लेफ्ट वाली सरफेस पे आ गया माइनस 10 माइक्रोकूलम, और उसकी लेफ्ट वाली सरफेस पे आ गया 10 माइक्रोकूलम। और यही हमारे इंड्यूस्ड चार्जेस हैं गाइस, दीज आर द इंड्यूस्ड चार्जेस। सो आई होप गाइस दिस मेक्स सेंस। ऑलराइट, कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की दोनों सर्फेसेस पे क्या क्या चार्ज आएंगे, लेफ्ट वाली पे माइनस 10 माइक्रोकूलम और राइट वाली पे प्लस 10 माइक्रोकूलम। सो गाइस ये सारी चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। मूविंग ऑन गाइस, अब ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है कैपेसिटर के बीच में, यहाँ पे 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। और यहाँ पे गाइस ये जो स्लैब है एक 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और 2 स्लैब्स हैं 2 और 3 की। जो यहाँ पे तीनों स्लैब्स हैं, तीनों की विड्थ डी बाई टू है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बड़ी वाली जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, उसका एरिया ए है, बट जो 2 और 3 है उनका जो एरिया है गाइस, दैट इज ए बाई टू। नो गाइस, काफी लोगों को पहले तो
ये इस तरीके से, सबसे पहले यार इसको ये कर देते हैं कि मे बी यहाँ पे जो रॉन्ग सोल्यूशन होता है इसका, रॉन्ग सोल्यूशन ये होता है कि यार ये कैपेसिटर लो ऐसा जो दिख रहा है, और पहले इसको दो सीरीज में तोड़ लो, पहले इसको दो सीरीज में तोड़ लो, और ये ऐसा बन जाएगा पहले कि एक कैपेसिटर जिसके अंदर फुल स्लैब है और एक कैपेसिटर जिसके अंदर दो स्लैब्स पैरेलल में है, और फिर इसको ऐसे तोड़ लो, दो पैरेलल वाले को ऊपर और नीचे, है ना। सो दिस इज दी सबसे पहला जो सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है, which is wrong. This entire solution is wrong. Why it is wrong? Guys, यहाँ पे अगर मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पे अगर मुझे इसको सीरीज में ब्रेक करना है, लेफ्ट वाला अलग राइट वाला अलग, तो मुझे यहाँ पे एक प्लेट इंसर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट इंसर्ट करनी पड़ेगी इस गैप के अंदर, जो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम नहीं है। जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं क्योंकि उनके सामने 2 वाली स्लैब है उसका पोटेंशियल अलग है, और यहाँ पे जो ये वाले हैं यहाँ का पोटेंशियल अलग है, तो यहाँ पे प्लेट नहीं डाल सकते। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि इसको हम पहले जो लेफ्ट वाली स्लैब है उसको दो स्लैब्स में ब्रेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ ऐसे 4 वाली एक सिंगल स्लैब को मारने के लिए, ऐसे मान लो ना कि एक 4 की स्लैब ऊपर है और एक 4 की स्लैब नीचे, एंड जैसे ही मैंने ये करा फिर मैं जो डिवीजन करूंगा यहाँ पे गाइस, मैं कैपेसिटर को काट दूंगा, ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ। आई विल कट द कैपेसिटर इनटू टू हाफ्स, अप एंड डाउन, अपर एंड लोअर। तो यहाँ पे जब गाइस मैं ऐसे तोड़ूंगा इस कैपेसिटर को, तो व्हाट विल आई गेट इज कि मेरे पास एक ऊपर कैपेसिटर आ जाएगा जिसके अंदर दो स्लैब्स हैं सीरीज के अंदर, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, एंड दिस, एंड सिमिलरली नीचे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 की स्लैब है। एंड फिर मैं इसको और फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ कि ये 4 और 2 जो सीरीज में लगे हैं इनको दो अलग अलग कैपेसिटर्स की तरह इमेजिन कर सकता हूँ। ये 4, ये 2, ये 4, एंड यहाँ पे एक 3, एंड दिस इज माई करेक्ट ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट। ऐसे मैं ब्रेक कर सकता हूं, एंड दिस इज टोटली करेक्ट। एंड गाइस फिर यहाँ पे सबकी कैपेसिटेंस लिख देते हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस C1 बोल देते हैं, इसकी कैपेसिटेंस C2 बोल देते हैं, इसकी भी फिर C1 हो जाएगी और इसकी कुछ C3 बोल देते हैं, और सब कैपेसिटेंसेस की वैल्यू लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना था गाइस A/2 और विड्थ कितनी थी D/2, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली जो C2 की वैल्यू आ जाएगी गाइस, वो आ जाएगी मेरे पास हाउ मच, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 epsilon naught A by D, एंड सिमिलरली जो C3 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 epsilon naught A by D। तो मैं इसको ऐसे मान कर लेता हूं कि लेट से epsilon naught A by D को मैं कुछ C मान लेता हूं, तो जो मेरा ये वाला नेटवर्क है यहाँ पे, जो ये वाला सर्किट है मेरा, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस हो गई गाइस C की टर्म्स में, ऊपर वाले की कैपेसिटेंस हो गई 4C, यहाँ पे इसकी हो गई 2C, ये हो गया 4C और ये 3C। और अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं गाइस कि पहला वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच सीरीज में अगर मैं ऐड करूंगा, तो ऊपर वाली ब्रांच की जो कैपेसिटेंस बन जाएगी वो बन जाएगी गाइस मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं कंबाइन करूंगा 4 और 2, तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2,
that will be 8 divided by 6. 8 divided by 6 is 4 by 3. This will be 4 by 3c. Similarly guys, 4 into 3, 4 into 3 is 12. 12 divided by 4 plus 3, which is 7. तो 12 by 7. तो यहाँ पे आ जाएगा 12 by 7. एंड फिर ये दो पैरेलल में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 4 by 3c प्लस 12 by 7c. तो यहाँ पे गाइस एलसीएम ले लेंगे तो 28 plus 36, so that will be 61 गाइस. 28, sorry my bad, यहाँ पे लिख लेते हैं 28 plus 36 divided by 21 c, which will be equal to guys 64 divided by 21. 64 divided by 21 c, and c की वैल्यू कितनी है गाइस? यहाँ पे लिख सकते हैं कि c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 64 by 21 epsilon naught a by d. So I hope guys ये वाले क्वेश्चंस भी अब हम कर लेंगे, हमें पता लगेगा कि करेक्ट वे ऑफ ब्रेकिंग द सिस्टम क्या है और क्यों नहीं हम ऐसे ब्रेक कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पूरी प्लेट डालनी पड़ेगी ऊपर से नीचे तक, और ऊपर से नीचे तक अगर मैं कंडक्टर डाल रहा हूं तो मैं हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर रहा हूँ गैप में, जो नहीं है. हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है. यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग है और नीचे वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग है, तो इसलिए मैं टोटल स्पेस के अंदर एक सिंगल प्लेट नहीं होता. सो आई होप दिस मेक सेंस. गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अगेन अ वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम, कि हमें एक सर्किट दे रखा है यहाँ पे जिसमें दो रेजिस्टर दे रखे हैं, एक आर और एक आर का, और एक कैपेसिटर दे रखा है सी का, और एक बैटरी दे रखी है, आइडियल बैटरी दे रखी है जिसकी ईएमएफ ई है, और हमसे पूछा है कि व्हाट आर द टाइम कांस्टेंट्स ऑफ द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग सर्किट. तो चार्जिंग वाली बात कब होगी? चार्जिंग की बात होगी when switch S is closed. When switch S is closed. जब स्विच S क्लोज होगा गाइस, तो चार्जिंग वाला अगर मैं देखता हूं तो देखो यहाँ पे जो ये वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस तो पक्के से, क्योंकि ऊपर वाला ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और वो E के बराबर ही रहेगा. तो मैं सीधे ही बोल सकता हूँ कि यार इस वाली ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस माइनस E के बराबर है. तो मैं सीधे ही बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी C टाइम्स E into 1 minus E to the power minus T by RC. और चार्जिंग के केस में जो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा वो ये वाला, जो ये टाइम जो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ रहा है गाइस एक्सपोनेंट के, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम कांस्टेंट फॉर द चार्जिंग केस इज इक्वल टू R into C. नाउ डिस्चार्जिंग वाला केस कौन सा होगा गाइस? डिस्चार्जिंग वाला केस will be when switch is open. Switch is open, तो अब बैटरी का कोई रोल नहीं बचा, यहाँ पे हटा दिया तो बैटरी इज नॉट इफेक्टिवली बिलोंगिंग इन द सर्किट. और जो हमारा सर्किट बच जाएगा यहाँ पे गाइस, जो हमें देखना होगा वो ये ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रांचेस, कि जो हमारा सर्किट दैट विल बी लेफ्ट ऑपरेशनल वो सिर्फ ये वाला सर्किट होगा. एंड ये वाले सर्किट के अंदर गाइस फिर से मैं देखता हूं कि यहाँ पे अब डिस्चार्जिंग शुरू होगी, तो यहाँ पे गाइस जो टाइम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा, एक ही कैपेसिटर है, एक ही कैपेसिटर पे चार्ज है और रेजिस्टर है आर और आर के, तो मैं इसको सीधा ही बोल सकता हूँ कि यार ये जो टाइम हो जाएगा दैट विल बी सी टाइम्स आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट कितना है गाइस 2R, तो यहाँ पे 2R सी होता है. तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो कि टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग, तो ये आ जाएगा RC चार्जिंग का था एंड 2RC डिस्चार्जिंग का था, तो ये आ जाएगा 1/2 एंड दैट विल बी आवर आंसर. सो गाइज आई होप जो भी आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो सारे क्लियर हैं. ये बस हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे जस्ट टू गिव दिस चैप्टर अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, कि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो भी डिस्कशन में हमने कर लिया है. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी हमने लेक्चर्स यहाँ पे करे हैं, जो सारे लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स हमने अपलोड करे हैं डाउटनेट पे, इफ यू फॉलो ऑल दोज लेक्चर्स गाइज, आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आपने थॉरोली कर लिया, एक बार नोट्स देख लिए, मेमोरी में बिठा लिया सारी चीजों को, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो, यू शुड बी एबल टू डू ऑल दोज प्रॉब्लम्स. एंड कैपेसिटर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट फुल मार्क्स. सो गाइज
थोड़ा सा मेहनत करनी है, ट्यूटोरियल क्लासेस लगानी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से करना है, नोट्स लिखने हैं, दैट इज ऑल. सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, happy learning, and guys, thank you for watching these lectures. Bye bye.